इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया था जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। तो लेक्चर 21 जो हमारा भाग 5 में है, भाग 5 जो सरकार का स्वरूप है, सरकार का स्वरूप कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 5 में सरकार का स्वरूप है वो हमारा परिसंघ यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें हमारी संघ भी होती है यानी कि यूनियन भी होती है और स्टेट्स भी होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सत्यों का जो विभाजन है वो कौन सी अनुसूची में है, वो हमारा 7वीं अनुसूची में है, जिसमें हमारी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाता है कि सत्यों का विभाजन कौन सी अनुसूची में है, तो वो अनुसूची नंबर 7 में सत्यों का विभाजन है, जिसमें संघ पर तो संघ कानून बनाती है और राज्यों पर राज्य कानून बनाती है। और ये संवर्ती ऐसी होती है जिस पर दोनों को भी अपना कानून बना सकता है, और संघ बना सकती है और राज्य भी बना सकते हैं। तो भाग 5 में संघ की सरकार कैसे होती है, कार्यपालिका होती है यानी कि एग्जीक्यूटिव, एक विधायिका होती है यानी कि लेजिस्लेटिव, और एक न्यायपालिका होती है यानी कि जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि जो हमारी कोर्ट वगैरह होते हैं, ये हमारे थर्ड पार्ट है, सरकार का ये पार्ट है। तो भाग 5 के अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? कार्यपालिका का, जिसमें राष्ट्रपति का लेके उपराष्ट्रपति के बारे में है, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जो कैबिनेट होती है, और कार्यपालिका महान्यायवादी से हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी कि जो भाग 5 के 1 में संघ की कार्यपालिका का डिस्कशन किया गया, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट और कार्यपालिका महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कार्यपालिका होती क्या है? कार्यपालिका हमारी दो तरीके की होती है, एक तो होती है राजनीतिक और दूसरी होती है स्थायी। स्थायी यानी कि जो हमारे पीएसयू जो होते हैं, यानी कि पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, ये होते हैं जैसे कि हमारे ये डीएम वगैरह हो गए या किसी सरकारी विभाग में काम करने वाले हो गए, तो हमारी स्थायी कार्यपालिका है। राजनीतिक में क्या होता है कि इसमें निश्चित समय के लिए राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित होती है, जैसे कि कभी बीजेपी आ गई, कभी सपा आ गई, कभी बसपा आ गई, तो इस तरीके से ही किसी राजनीतिक विचारधारा से ही प्रभावित होती है। और जो इनका समय होता है आप सब जानते हैं, इनका 5 वर्ष ये अर्थ समय के लिए होते हैं। लेकिन जो स्थायी होते हैं ये हमेशा, यानी कि जब तक रिटायरमेंट की मंथी नहीं आएगी, सत्ताई सरकार के बदलने पर इनका असर नहीं होता, यानी कि ये अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक कार्य करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से ये कैसे होते हैं? राजनीतिक दृष्टि से ये निष्पक्ष होते हैं। कैसे होते हैं ये निष्पक्ष होते हैं राजनीतिक दृष्टि से। आगे हम डिस्कस करेंगे कि शासन में कार्यपालिका विधायिका से किस प्रकार ये संबंध रखती है। ये अध्यक्ष शासन प्रणाली भी हो सकती है और संसद शासन प्रणाली भी हो सकती है। जो ये अध्यक्ष वाली है ये यूएसए में फॉलो की जाती है, यानी कि इसमें ये सब किस पर डिपेंड है, ये यानी कि प्रेसिडेंट पर डिपेंड करते हैं। और ये संसदीय वाली कौन सी है? ये यूके वाली यानी कि यूनाइटेड किंगडम वाली। तो हमारे जो संविधान में है वो संसदीय शासन प्रणाली है जो यूके से ली गई है। अब अध्यक्ष शासन प्रणाली में क्या होता है? जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से स्वतंत्र रहता है, यानी कि जो कार्यपालिका है उसका विधायिका से कोई लेना देना नहीं है। जनता कार्यपालिका के प्रमुख को अलग चुनती है और विधायिका के अलग चुनती है, यानी कि कहने का मतलब ये है जो कार्यपालिका वाला है इसको जनता अलग चुनेगी और जो विधायिका वाला है इसको अलग चुनेगी, यानी कि ये अध्यक्ष शासन प्रणाली में ऐसा होता है। जो हमारे यहाँ संसद शासन प्रणाली है इसमें होता क्या है कि कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो विधायिका से क्या है? वो स्वतंत्र नहीं है, परंतु विधायिका के बहुमत पर वो निर्भर करती है। जनता सीधे तौर पर क्या करेगी? वो केवल विधायिका को चुनती है, जबकि कार्यपालिका विधायिका के सदस्यों से ही बनते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर सेंट्रल में बात करें तो हमने चुनाव ले लिया और लोकसभा के सदस्य हमने चुन लिए। अब वहां क्या होगा? वो लोकसभा के सदस्यों में से ही आपके राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे। ऐसे ही हमारे स्टेट में होता है कि हमने विधानसभा के सदस्य चुन लिए, उसके बाद विधान परिषद के उनमें से ही बनेंगे, तो यानी कि वो उनको चुनेंगे। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये है कि विधायिका जो है एक तरीके से ये राष्ट्रपति को चुनने वाली बात है, यानी कि कार्यपालिका में क्या होता है? विधायिका से बिल्कुल स्वतंत्र है। कार्यपालिका के प्रमुख को वो अलग चुनती है और विधायिका को अलग चुनती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो उसी पर ही डिपेंड करती है। जनता सीधे तौर पर पहले विधायिका को चुन लेगी और फिर कार्यपालिका में विधायिका जो सदस्यों ने चुना है उसमें से ही फिर वो आगे उनको ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अब ये संसद है किस तरीके से वर्क करती है। जनता ने क्या किया? जनता
संसद बनाएगी, और संसद क्या बनाएगी? संसद सरकार बनाएगी। जैसे कि हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में हमारी 545 सीटें हैं वर्तमान में, और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में हमारी 245 है। तो जो सरकार बनती है वो लोकसभा वाली सीटों से बनती है। किससे बनती है? लोकसभा वाली सीटों से। तो जनता ने अपने संसद चुन लिए, अब वो जाके लोकसभा बैठ गए, उन्होंने अपनी सरकार बना दी। तो जो भारत में शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली है। अब ये शासन सर्वोच्च पद होता है। अब जैसे कि वंशानुगत, वंशानुगत कहां पर है? वंशानुगत वहां पर है यूके के अंदर। जैसे कि आपने देखा होगा वे प्रिंस वगैरह है, प्रिंस चार्ल्स वगैरह है, तो वो क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से उनको हस्तांतरित किया जाता है। तो ये आपको कहां मिलेगा देखने के लिए? ये आपको यानी कि एक तरीके से क्या है? एक तरीके से ये राजतंत्र है। क्या है ये? राजतंत्र। लेकिन निर्वाचित में क्या होता है? जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन के मुख्य का निर्वाचन करती है। तो ये क्या हो गया? ये डेमोक्रेसी नेशन हो गया, यानी कि ये गणतंत्र देश हो गए। क्या हो गए? ये गणतंत्र देश हो गए। ये कहां पर है? ये जो चीज है ये यूएसए में फॉलो की जाती है, यानी कि वहां पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। और यही चीज सेम कहां पर फॉलो की जाती है? इंडिया के अंदर भी इसी चीज को फॉलो किया जाता है। यानी कि भारत के संविधान में जो निर्वाचित है ये यूएसए से लिया गया है कि जनता ही अपना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुखिया चुनेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वंशानुगत और निर्वाचित में क्या अंतर है। अब जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भाग 5 के अध्याय 1 में आता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति कौन से भाग में है? तो राष्ट्रपति हमारे संविधान के 5वें भाग में है। जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति का जो पद है वो हमारा पद अनुच्छेद नंबर 52 है। 51 तक कहां तक है? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे ही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होगी तो हम राष्ट्रपति पर पहुंच जाएंगे। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा है? 52, यानी कि जो राष्ट्रपति का पद है वो हमारा 52 है। भारत राज्य के प्रमुख गणतंत्र यानी कि 1950 में जो 1947 से लेकर हमारा 50 तक क्या था? हम एक डोमिनियन नेशन थे, यानी कि राष्ट्रमंडल कुल के डोमिनियन राजतंत्र थे। अभी डोमिनियन होता क्या है? जैसे कि ये अंदर वाला जो आप सर्कल देख रहे हैं इसे इंडिया मान सकते हैं, और ये किसकी छत्र छाया है? ये हमारे यूके की छत्र छाया है। यानी कि एक तरीके से ये आंतरिक तौर पर हम स्वतंत्र हैं लेकिन बाहरी तौर पर नहीं। जैसे कि रक्षा के मामले, दूर संचार और ये विदेश मंत्रालय, इन पर अभी भी कौन निर्णय लेगा? इन पर अभी भी हमारा यानी कि जिसके हम अन्य यूके के यानी ब्रिटेन, इन पर अभी हमें ब्रिटेन की परमिशन लेनी होगी। तो राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? राष्ट्रमंडल कुल का जो अध्यक्ष है, ब्रिटेन का ताज अभी भी हमारे ऊपर बना हुआ है। यानी कि कब तक था? ये हमारा 24 जनवरी 1950 तक है, जब तक कि हमारा संविधान बना नहीं था। तो हम केवल आंतरिक तौर पर स्वतंत्र थे लेकिन बाहरी तौर पर स्वतंत्र नहीं थे। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देके बताता हूं कि जब जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह जो, तो फिर क्या हुआ कि वहां पर कबायलियों ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने के लिए। तो फिर उन्होंने हरि सिंह ने क्या किया? उन्होंने एक लेटर साइन किया कि हम अपनी मर्जी से इंडिया में यानी कि इंडिया के संविधान या इंडिया के संघ में शामिल हो रहे हैं। तो जो कबायलियों ने उस पर अटैक किया, तो कबायलियों ने जब अटैक कर दिया तो उस टाइम पे जो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम पर भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे और गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब उन्होंने पत्र साइन कर लिया तो वहां पर सेना भेजी और सेना के द्वारा उन्होंने कबायलियों से जम्मू एंड कश्मीर को आजाद कराया, लेकिन जो कुछ हिस्सा था वो पाकिस्तान के अंडर में चला गया, जिसे आज भी हम पीओके के नाम से जानते हैं, जिसे वो आजाद कश्मीर कहते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि ये डोमिनियन स्टेट कैसे वर्क करते हैं। यानी कि इंटरनल तौर पे तो हम आजाद है लेकिन बाहरी तौर पर आजाद नहीं है। बाहरी तौर पर से रक्षा, दूर संचार अभी भी हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? हमें ब्रिटेन की परमिशन लेनी होगी। ये केवल 1950 तक था, अब हम बिल्कुल पूर्ण स्वतंत्र हैं। तो भारत के जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, यानी कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या नाम था इनका? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो श्री राजागोपालाचारी थे। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो प्रथम गवर्नर जनरल है स्वतंत्र भारत के वो जनरल ये माउंटबेटन है, और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय हैं वो कौन थे? श्री राजा गोपालाचार्य थे। अंतिम भी यही थे, क्योंकि उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया था तो ये पद खत्म कर दिया गया। उसके बाद राष्ट्रपति का पद केवल चलता आ रहा है। तो एक तरीके से जो गवर्नर जनरल है ये आप इसको राष्ट्रपति के तौर पर ले सकते हैं, यानी कि इसको रिप्लेस करके राष्ट्रपति का पद बनाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड माउंटबेटन, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम
गवर्नर जनरल थे, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजा गोपालाचार्य थे। यहां से ये क्वेश्चन बिल्कुल बनता है, जो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस कर रहा हूं। तो 26 जनवरी जैसे कि मैंने अभी बताया कि 1950 को राष्ट्रपति ने औपचारिक रूप से पद ग्रहण किया। तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी को 1950 को अंतिम रूप से राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे अंतिम रूप से? ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो अंतिम रूप से डेट याद है 24 जनवरी, और जो औपचारिक रूप से वो 26 जनवरी है। राष्ट्रपति का पद मैंने जैसे बताया, तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 52, यानी कि आर्टिकल नंबर 52 के तहत राष्ट्रपति का पद बनाया गया है हमारे संविधान में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।